हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 15 मई की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश जोशी, कैलाश नाथ काटजू या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या महाराष्ट्र। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना महामारी में जिन बेसहारा बच्चों का पालन पोषण छीना है, सरकार उन सभी परिवारों को हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन देने जा रही है। इस योजना को गुरुवार से ही लागू कर दिया गया है। यह योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय को नोडल विभाग बनाकर सभी कलेक्टरों से कहा कि वह ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत लाभ उपलब्ध कराएं और योजना के तहत अनाथ बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, कोरोना महामारी में जिन बच्चे बेसहारा हो गए हैं उनको सरकार हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन देने जा रही है और यह देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का इंदौर में निधन हो गया है। हमारे ऑप्शन है अनुराग जैन, शिव अनुराग पटेरिया, अमिताभ अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है शिव अनुराग पटेरिया। हाल ही में शिव अनुराग पटेरिया वरिष्ठ पत्रकार का इंदौर में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक शिव अनुराग पटेरिया का इंदौर में निधन हो गया है। शिव अनुराग पटेरिया ने पत्रकारिता की शुरुआत छतरपुर से की। इन्होंने रीवा, इंदौर समेत कई जगहों पर पत्रकारिता के कार्य से जुड़े रहे। इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने पर कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। श्री पटेरिया को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, राजेंद्र माथुर फेलोशिप, मेदिनी पुरस्कार, डॉक्टर शंकर दयाल सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, श्री अनुराग पटेरिया को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकार पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से सम्मान मिल चुका है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित और सौर परियोजना की ऊर्जा क्षमता कितनी है। हमारे ऑप्शन है 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 600 किलोवाट या 700 किलोवाट। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 500 किलोवाट। हाल ही में भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित सौर ऊर्जा परियोजना की ऊर्जा क्षमता 500 किलोवाट है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, 500 किलोवाट। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अपन मई के माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवसों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल दिवस पढ़े थे उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें डेली ये याद रहेंगे। चलिए देखिए, 1 मई को हमारा विश्व श्रमिक दिवस होता है। 2 मई विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 7 मई रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, 7 मई को रविन्द्रनाथ जी का जन्मदिन होता है, उस पर 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाया जाता है। 7 मई को ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती और विश्व एथलेटिक्स दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अपन अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये देखिए, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारे एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। सॉरी फ्रेंड, ये द्वीप है, आप लोग ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। हमारे ऑप्शन है ओमकारेश्वर, नौरादेही, काल भैरव या बैनगंगा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप हमारा ओमकारेश्वर है, जो हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर किस जिले में है? तो ये खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है, जो कि हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इस द्वीप पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इसलिए इस द्वीप का नाम ओमकारेश्वर द्वीप पड़ा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इस द्वीप पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इसके कारण इसका ओमकारेश्वर नाम पड़ा। और ओमकारेश्वर हमारा मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है, एक हमारा उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, एक हमारा खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ओमकारेश्वर नदी द्वीप हमारा खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी पर है, तो ये हमारी नर्मदा नदी पर है। किस जिले में है? तो हमारे खंडवा जिले में है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन के फैक्ट आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो हमको बता देती हूँ कि नर्मदा नदी पर है। ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस जिले में है? खंडवा जिले में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा उज्जैन में महाकालेश्वर है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है होशंगाबाद, शाजापुर, भोजपुर या अनूपपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है होशंगाबाद। पचमढ़ी हमारे होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, किस संभाग में है होशंगाबाद? तो हमारा ये नर्मदापुरम संभाग में है। पहले होशंगाबाद संभाग था, उसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, बात करें पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन एकमात्र कहाँ है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है। और यह पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पर्यटन स्थल भी एक पचमढ़ी है। सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को ही जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, जो हमारे पचमढ़ी में ही स्थित है। धूपगढ़ की चोटी हमारे पचमढ़ी में स्थित है। इसकी 1350 मीटर ऊंचाई है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। हमारा पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में ही है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और सिक्योरिटी रक्षा पेपर मिल हमारे होशंगाबाद जिले में है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है झाबुआ, इंदौर, मंदसौर या बड़वानी। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मंदसौर। मालवा क्षेत्र में मंदसौर जिला स्लेट पेंसिल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मंदसौर स्लेट पेंसिल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर हुआ करता था। दसपुर। ठीक है, यहाँ पे रॉकी पत्थर पाया जाता है। रॉकी पत्थर, जिससे यहाँ पर स्लेट पेंसिल कारखाना सबसे अधिक मंदसौर में बनाए जाते हैं। मंदसौर हमारा सिवना नदी के किनारे है।
शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, पशुपतिनाथ का मंदिर, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हमारे मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर जिले में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, मंदसौर जिले में ही है। ठीक है, तो ये आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे पूछ लेंगे एग्जाम में, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मंदसौर जिले में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे है और मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर हुआ करता था। और यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर भी है और स्लेट पेंसिल कारखाना मंदसौर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, आप लोग भूले ना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? हमारे ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, चंबल या छोटी काली सिंध। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है छोटी काली सिंध। आगर मालवा में हमारी छोटी काली सिंध नदी बहती है। ठीक है, बात करें काली सिंध नदी की, ये कहाँ से निकलती है, तो ये हमारे निकलती है देवास के पास बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है। देवास के पास बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है और बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है राजस्थान में। काली सिंध हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में बहती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, काली सिंध नदी किन राज्यों में बहती? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बहती है और मध्य प्रदेश के देवास के पास बागली गांव से निकलकर राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। बात करें काली सिंध की सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां हैं परवन, निवाज, आहू और उजाड़। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। जैसे एमपीएसआई में मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है, ये एमपीएसआई में पूछा गया था, जो कि हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग ध्यान रखना, काली सिंध की सहायक नदियां हैं परवन, निमाज, आहू, उजाड़, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगर मालवा काली सिंध नदी के किनारे बहती है। आगर मालवा के हमारे काली सिंध नदी बहती है आगर मालवा के पास। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश के बागली गांव से निकलती है देवास के और राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, बात करें अपन आगर मालवा की, तो आगर मालवा हमारा 51वां जिला है। 51वां जिला जो शाजापुर से अलग होके बना था 16 अगस्त 2013 को। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर हमारा आगर मालवा 51वां जिला बना था। ठीक है, 52वां जिला हमारा निमाड़ी बना है 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निमाड़ी हमारा 52वां जिला बना है। ठीक है, इस तरीके से वर्तमान में हमारे 52 जिले और 10 संभाग हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। फ्रेंड्स, काली सिंध की सहायक नदियां ज़्यादा ध्यान रखना, सहायक नदियां पूछ लेते हैं, परवन, उजाड़, निमाज, आहू इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है रीवा, चंबल, नर्मदापुरम या सागर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिला हमारे नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, नर्मदापुरम संभाग में हमारा होशंगाबाद जिला आता है। नर्मदापुरम संभाग में हमारे 3 जिले पड़ते हैं, कौन कौन से हैं? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ये 3 जिले हमारे नर्मदापुरम संभाग में पड़ते हैं। पहले हमारे नर्मदापुरम संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग था, जिसका बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, होशंगाबाद जिला हमारे नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है, जिसमें 3 जिले पड़ते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं, तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। हमारे ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु, क्षिप्रा
या चंबल? तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है क्षिप्रा। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है वह है क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा पर उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित होता है। क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहती है, वहां पर कुंभ का मेला आयोजित होता है 12 साल में एक बार। कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। और कहाँ आयोजित होता है? तो ये 4 जगह आयोजित होता है। एक होता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, दूसरा होता है हमारा नासिक में गोदावरी नदी पर, फिर होता है हरिद्वार में गंगा नदी, और एक होता है प्रयागराज इलाहाबाद। यहाँ होता है त्रिवेणी। तीनों नदियों का संगम होता है यहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ मैं लिख देती हूँ गंगा यमुना और सरस्वती, जिसमें से सरस्वती नदी का गुप्त रूप से संगम होता है। गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं और सरस्वती नदी का नीचे से जो बुलबुले उठते हैं उसे गुप्त रूप से संगम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर त्रिवेणी बोलते हैं। प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इन 4 जगह पे सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है 4-4 साल में, तो 12 साल में एक बार एक जगह पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। और प्रयागराज में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, प्रयागराज में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला लगता है, और उज्जैन में 12 साल में क्षिप्रा नदी पर लगता है, नासिक में गोदावरी नदी पर, प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1953 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 पर हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट की क्लास के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ MP SI, MP पटवारी, MP पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आते हैं, जो एग्जाम में आने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।